दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रश्नावली 2 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नावली 3 को समझेंगे। अब प्रश्नावली 3 को समझने के पहले प्रश्नावली 3 के पहले जो उदाहरण है, नौवा, जैसे यहाँ पर नौवा हो गया, 10वां, 11वां और ये 12वां, वही 9वां से या 18वां तक सभी उदाहरणों को अच्छे से समझ लेना है। अगर आप लोग को उदाहरण समझ में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रश्नावली आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो दिया है 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तक मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं, माना x पुस्तकें मिलेंगी। तब यहाँ पुस्तक संख्या अनुपात पुस्तक संख्या समानुपात पुस्तक का मूल्य अनुपात पुस्तक का मूल्य। यहाँ पुस्तक संख्या क्या दिया है, पुस्तक की संख्या दी है हमें 29, फिर अनुपात हम माने क्या है और पुस्तक की संख्या x माने हैं, फिर समानुपात पुस्तक का मूल्य कितना दिया 783 रुपये और फिर पुस्तक का मूल्य एक और दिया 2214 रुपये। तो फिर बटे में आ जाता है, जब अनुपात में रहता है तो 29/x बराबर 783/2214। फिर तिरा गुणा करेंगे तो 783x बराबर 29 × 2214। फिर x 783 को इससे पक्षांतर कर देंगे तो भाग में आ जाएगा। तो हम 29 का गुणा 27 बार पढ़ेंगे तो 783 आ जाएगा। फिर 2214/27 बचेगा। फिर 27 को गुणा 82 बार करेंगे तो हमारा 2214 आ जाएगा। तो x बराबर हमें 82 प्राप्त हुआ। तो अतः x बराबर 82 पुस्तकें मिलेंगी। क्वेश्चन में पूछा था कितने पुस्तकें मिलेंगी, तो 82 पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि 14:35 समानुपात 16:x हो तो x का मान पता करें। x का मान हमें क्या है, पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो दिया है 14:35 समानुपात 16:x। तो यहाँ हमें x का मान पता करना है। तो 14/35 बराबर 16/x। फिर यहाँ तिरा गुणा करेंगे तो 14x बराबर 35 × 16 तो आ जाएगा 560। फिर 14 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 560/14। तो 14 कम 14 और 14 × 40 करेंगे तो आ जाएगा 560। तो x बराबर आ जाएगा 40। तो हमें x का मान क्या हो गया, x मान पता चल गया। यहाँ पर क्या होगा, x बराबर x का मान 40 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी हिंट के रूप में आप लोग को बता रहा हूँ। तो तीसरे में क्या दिया है, 2xy और y 2xy x² और y² का चतुर्थानुपाती पता करें। हमें चतुर्थानुपाती पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दिया है 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती हमें ज्ञात करना है। तो माना चतुर्थानुपाती के है। यहाँ हम x या y इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ x और y दिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं। तो 2xy समानुपात x², 2xy अनुपात y² समानुपात 2xy अनुपात x² समानुपात y² अनुपात के। फिर यहाँ अनुपात में तो बटे में आ जाएगा। तो 2xy/x² बराबर y² बटा के रहता यहाँ पर जैसे हुआ है के। फिर यहाँ तिरा गुणा करेंगे तो 2xy के बराबर x² y²। यहाँ तिरा गुणा हो रहा है ना,
तो के इस साइड 2x को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो इसमें नीचे क्या है x एकक x y और ऊपर में x और y एकक कट जाएगा तो बच जाएगा x और y, ऊपर में एक बच जाएगा और नीचे में 2। तो k बराबर xy बटा 2। तो अतः चतुर्थानुपाती k बराबर xy बटा 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया है, संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो माना दी गई संख्या में x जोड़ने पर हम सब संख्या में x जोड़ रहे हैं तो 10 + x अनुपात 18 + x समानुपात 22 + x अनुपात 38 + x, फिर 10 + x बटा 18 + x बराबर 22 + x 38 + x। यहाँ पर तिरा गुणा करेंगे तो 10 + x फिर 38 + x बराबर 22 + x और 18 + x। हम तिरा गुणा कर रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर 10 + x को ले सकते हैं या 38 + x को, या हम 10 + x को 38 + x से गुणा करेंगे या 38 + x को 10 + x भी गुणा कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटा संख्या को ले रहा हूँ तो 10 गुणित 38 + x फिर बचा प्लस x तो 38 + x। फिर इस साइड भी ऐसे कर लेते हैं 22 ब्रैकेट 18 + x प्लस x बचा फिर 18 + x, फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणित 38 हो जाएगा 380 प्लस 10x प्लस 38x प्लस x स्क्वायर बराबर 22 गुणित 18 हो जाएगा 396 प्लस 22x प्लस 18x प्लस x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 396 फिर 22x जैसे 18x x और x हो गया x स्क्वायर। फिर यहाँ पर x स्क्वायर के साथ पक्षांतर कर देंगे तो हमारा x स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा। फिर यहाँ पर 380 प्लस 10x प्लस 38x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48x बराबर 396 प्लस 22 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40x। फिर यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे 48x माइनस इस साइड आके प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 40x बराबर 396 इस साइड आके इसमें हो जाएगा प्लस में इस साइड आके माइनस में हो जाएगा तो 396 माइनस 380 तो 8x घटेगा तो 8x बराबर 16। तो x बराबर फिर 8 की साइड पक्षांतर करेंगे 16 बटा 8, 8 एकम 8 8 दूनी 16 तो x बराबर आ जाएगा 2। तो अतः प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो मिलने वाली संख्या क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि a और c का मध्यानुपाती b हो तो सिद्ध करें कि, या मध्यानुपाती क्या है b, तो b यहाँ पर मतलब b क्या है, यहाँ मध्यानुपाती है। तो दिया है a और c का मध्यानुपाती क्या है b, तो a अनुपात b अनुपात c, यहाँ क्या बोला है मध्यानुपाती b है तो b दोबारा आएगा मतलब 2 बार लिखाएगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। यहाँ पर अगर मध्यानुपात a होता तो a 2 बार होता, c होता तो c 2 बार होता, यहाँ b है तो b 2 बार है। फिर एक a बटा b बराबर b बटा c, फिर यहाँ तीरा गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसे माने हम समीकरण 1। फिर प्रश्न में हम LHS ले रहे हैं, LHS में क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए बी। यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह में हम समीकरण के मान को रख देंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या दिया ए सी, तो ए स्क्वायर प्लस ए सी बटा ए बी। या फिर हम ए को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा ए ब्रैकेट ए प्लस सी बचेगा ए स्क्वायर ए गुणित सी करेंगे तो ए सी बटा ए बी, फिर नीचे का ए ऊपर का ए कट जाएगा तो ए प्लस सी बटा बी, ये हमारा RHS हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, अब हम छठे क्वेश्चन को देखेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या दिया है, वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो। ठीक है दोस्तों, तो माना 2 संख्या x और y हम मान लिए। फिर प्रश्न में क्या दिया है, x और y का मध्यानुपाती क्या है 24, तो x अनुपात 24 अनुपात y, या मध्यानुपाती मध्य मतलब बीच, तो बीच में क्या आएगा 24, या बोल दिया मध्यानुपाती 24 है तो x अनुपात 24 अनुपात y।
तो फिर यहाँ फिर मध्य मतलब बीच में, मतलब बीच का क्या दो बार लिखाते हैं। तो x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y। तो या फिर बटे में आ जाएगा x बटा 24 बराबर 24 बटा y। तो फिर यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा, यहाँ पर x y होगा, फिर 24 गुणे 24। यहाँ मैं x y नहीं लिखा हूँ, सीधा y को हम नीचे पक्षांतर कर देंगे। यहाँ x y आएगा, फिर नीचे y जाएगा, y आ जाएगा। इसे मान लें हम समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न में क्या दिया है, x और y का तृतीय अनुपाती 192। तो x अनुपात y अनुपात 192। फिर यहाँ पर y मध्य मतलब बीच का क्या दो बार लिखाता है। तो x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192। फिर यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा, x बटे y बराबर y बटे 192। फिर y हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ समीकरण ए में x और y का मान रखने पर, यहाँ पर गलती से बोल डाला। यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। यहाँ पर x का मान हम निकाल चुके हैं पहले से ही, 24 गुणे 24 ऐसे निकाल लें, 24 गुणे 24 बटा y। तो फिर यहाँ पर x का मान रख देंगे, तो 24 गुणे 24 बटा y। फिर यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। यहाँ x का मान हम रखें और यहाँ गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा तो y हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा 192। यहाँ सीधा डायरेक्ट x का मान लिखा हूँ मैं, या मैं गुणा किया हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप समझना है ना आपको। फिर यहाँ 192 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम y का भी गुणा करेंगे तो y और y के घात 3 हो जाएगा, वाई स्क्वायर और गुणित y तो क्या हो जाएगा y के घात 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर तिर्यक गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 24 गुणे 24 गुणित 192। तो हम फिर यहाँ पर 192 का LHS निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 192 का LHS इस प्रकार निकालें हम, आप देख सकते हैं। फिर y घात 3 बराबर 192 गुणित 24 में पहले बता दिया। फिर y के घात 3 बराबर, यहाँ 192 का LHS निकालेंगे तो क्या है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 24। यहाँ निकालें 2 गुणित 2 गुणित 24 गुणित 24 गुणित 24। यहाँ हम 24 को और आगे काट सकते हैं, लेकिन हमें इसका घन ला के 3 को कटाना है। तो यहाँ दो 3 बार हो चुका है और 24 को भी 3 बार लाएंगे तो हमारे जो घन रहेगा वो कट जाएगा। तो y का घात 3 बराबर 2 गुणित 24 के घात 3, तो यह 3 खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 48। तो फिर समीकरण 1 में अब यहाँ पर y का मान निकल गया, फिर हम x का मान भी निकालेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 48 रखने पर, तो x बराबर 24 गुणित 24 बटा y का मान क्या दिया, y का मान दिया है, y का मान निकालें क्या 48। तो यहाँ पर 48 रख देंगे। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 4, तो बच जाएगा 12। यहाँ पर काटे हैं तो x से बराबर हो जाएगा 12। तो x से बराबर हो जाएगा 12। तो अतः हमारा संख्या x से बराबर हो जाएगा 12 और y बराबर हो जाएगा 48। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है, मैं 7वां क्वेश्चन को आपको बना नहीं रहा हूँ, आपको खाली मतलब बनाया हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ, बना के मैं आपको बता दे रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। कहीं कि इधर सेम टू सेम जो बना था सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बना सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से हल होगा, आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप बता देना, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है दोस्तों, और एक बार और बोल रहा हूँ कि आप उदाहरण को एक बार अच्छे से समझ लें। अगर आपको उदाहरण समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि आपको प्रश्नावली सिंपल ही बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। बताइए पहली संख्या क्या है। हमें पहली संख्या याद करनी है। हमें पता है कि वो दो संख्या है 3:5 के अनुपात में है, तो हम यहाँ पर एक चर अनुपात मानेंगे जिसपे प्रत्येक में अर्थात दोनों में 9 घटाने पर वो संख्या 12:23 में हो जाती है। फिर हम इसको हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे। मान लेते हैं वो दो संख्या 3 के और 5 के हैं। हम यहाँ के को चर माने हैं, तो 3:5 के अनुपात में है, तो यहाँ अनुपात को हटाकर एक चर डालना है, इसीलिए के को हम चर माने हैं जो 3 के और 5 के मतलब दो संख्या है। क्वेश्चन बोला है कि
क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों संख्या 3:5 के अनुपात में है। अनुपात अर्थात बटा ही होता है, तो वो दो संख्या 3 के और 5 के अनुपात में है, जिसमें प्रत्येक में 9 घटाया जाए। तो दोनों में हमने 9 घटा दिया। 9 घटाने पर क्या होता है, वो 12:23 के अनुपात में हो जाती है। अनुपात अर्थात बटा होता है, तो 12/23 के अनुपात में हो जाती हैं। इस तरह हम क्वेश्चन को समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हल करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समतीर्यक गुणक किए हैं। 3 के -9 का 23 के साथ गुणा किया और 5 के -9 का 12 के साथ गुणा किए। तो 23 का गुणा इन दोनों के साथ होगा और 12 का गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो 23 दिया 69 के -23 नहीं है 207, 12 पंचे 60 के -12 नहीं है 108। अब के को एक साइड किया, संख्या को एक साइड, तो 69 के यही है, प्लस 60 के बराबर के इधर आया तो -60 के हो गया, -207 बराबर के इधर आया तो +207 हो गया, -108 है ही। 69 में 9 60 घटाएंगे तो 9 आएगा और 207 में 108 घटाएंगे तो 99। 9 का पक्षांतर किएंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 के का मान 11 आ गया। अब हमें पहली संख्या क्या है दोस्तों, 3 के है और दूसरी संख्या 5 के हैं। तो इस तरह हम पहली संख्या ज्ञात कर लेंगे। 3 के की जगह हम 11 रखेंगे। 3 11 3 33, तो होता हमें पहली संख्या पता चल गई 33। दोस्तों CGPSC बुक के जो 10 का बुक है उसमें पीछे में आंसर गलत दिया है, 23 इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए उसको समीकरण बनाना पड़ता है। ये बाती क्वेश्चन को समीकरण बना के हल करना पड़ता है। हमने यहाँ पर बिल्कुल वही किया है जो बोला गया है। मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे। तो आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम आए थे 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन हमारा बिल्कुल 7वें के जैसे बनेगा, तो हम इसे अच्छे से देख लें, आप इसे अच्छे से देख लें, और अगर आपका ये नहीं बनता है तो आप हमें मैसेज कीजिए। अब आता है हमारा 9वें से लेकर के 14 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो एकदम सेम है, इसलिए मैं इसमें से आपको 2 बता रही हूँ। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या कहा गया है, एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल है, की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंचती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगा। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे कितना समय लगा ऐसा कुछ भी सवाल पूछता है तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं मानेंगे, हम वहाँ पे x मान लेते हैं। अब इससे पहले कि हम इसका हल देखें, इसके पहले हमें ये समझना होगा कि व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं और अनुक्रमानुपात किसे कहते हैं। तो मैं आपको फर्स्टली क्लियर कर देती हूँ कि व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं। व्युत्क्रमानुपात किसे कहते हैं, जब पहली राशि के घटने पर दूसरी राशि बढ़ती है और दूसरी राशि के घटने पर पहली राशि बढ़ती है, मतलब ये जस्ट अपोजिट होता है, उसको हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। और अनुक्रमानुपात किसे कहते हैं, अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पहली राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है और दूसरी राशि के बढ़ने पर, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, इसको अनुक्रमानुपात कहते हैं। और व्युत्क्रमानुपात जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे हमें कार की गति दी गई है, उसकी चाल कितनी है, और दूसरा तो हमें दिया गया है कि उसे कितना समय लगा। तो यहाँ पे पहली राशि घट रही है और दूसरी राशि बढ़ रही है, कैसे। तो देखो, कार की औसत चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे कि हम यहाँ से बाइक से कहीं पे जा रहे हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कम समय में पहुँचेंगे, और अगर उसकी स्पीड एकदम धीमी होगी तो हम ज़्यादा समय में पहुँचेंगे। सेम चीज़ तो यहीं हो रही है, यहाँ पे कार की स्पीड ज़्यादा है तो इसे कम समय लग रहा है, अगर इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसे और ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों में व्युत्क्रमानुपात संबंध है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद समझना है कि ये अनुक्रमानुपात है या व्युत्क्रमानुपात है। एग्ज़ाम में हमें ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है, तो इसे अच्छे से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम मानते हैं कि कार को रायपुर में पहुँचने में x समय लगा, ठीक है। तो कार की औसत चाल कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार को रायपुर पहुँचने में कितना समय लगा,
4 घंटे। बाधा व ट्रैफिक के कारण कार की औसत चाल यहाँ पे कितना कम हो जाती है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तब जब हम 75 में 15 घटाएंगे तो कितना आया हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार की गति एवं उसमें लिए गए समय में कौन सा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है, मतलब उल्टा संबंध है। तो यहाँ पे चाल समय समय, चाल हमारा कितना है 75, तो व्युत्क्रमानुपात में कैसे लिखते हैं, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटा का टाइम लगता है। मतलब व्युत्क्रमानुपात में ऐसे लिखा जाता है इस प्रकार से, इसका इधर रहेगा और इसका इधर रहेगा। तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा में प्रति घंटा की स्पीड से ये 4 घंटे का टाइम लगाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से x घंटे का समय लगाता है। तब हम इसे आगे हल करते हैं, 75 बट्टे ये 60 हो जाएगा और x बट्टे 4। जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 75 गुणे 4 और ये 60x। आगे हम देखते हैं, जब हम 60 को यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, हाथ से लाई 2, 4 पंचे 20, ये 15, 15 एकम 15, 15 पंचे 75। तो ये हमारा x बराबर कितना आ गया, 5 घंटे। तब अतः कार को रायपुर पहुँचने में कितना समय लगा, 5 घंटे लगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। इसमें हमें क्या कहा गया है, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में पूर्ण करते हैं। 30 आदमी इस काम से दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन पूर्ण करेंगे। यहाँ पे फिर से कितने दिन आया तो हम कितने दिन लेंगे, यहाँ पे x दिन। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 48 मजदूर एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो 25 दिनों में कुल मिला के कितने घंटे काम करेंगे, 200 घंटे काम करेंगे। इसी प्रकार 30 मजदूर एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें दिनों की संख्या तो पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, माना कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करके x दिन में पूरा कर लेंगे। तब x दिनों में कितना करेंगे, वो 10x घंटे। तो यहाँ पे हमने समय, मजदूरों की संख्या तो हमें दी गई है और यहाँ पे हमने समय भी दिया गया और एक समय हमने 10x करके निकाल लिया। तो यहाँ मजदूर एवं उनके द्वारा किए गए काम के समय में व्युत्क्रम संबंध है। कैसे, अब जितने ज़्यादा मजदूर रहेंगे उतना काम हमारा जल्दी हो जाएगा और जितने कम मजदूर रहेंगे उतना हमारे टाइम हमें बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर भी सेम उल्टा ही हो रहा है, तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब यहाँ पे मजदूर और समय। तो 48 मजदूर किसी काम को 200 घंटे में करते हैं और 30 मजदूर उसी काम को 10x घंटे में करते हैं। अब हम आगे इसी प्रकार से इसे भी हल कर लेते हैं। 48 बट्टा 30 बराबर 10x बट्टा 200। यहाँ पे हम जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 48 गुणे 200 हो जाएगा और 30 गुणे 10x। आगे जब हम इसे कटाएंगे तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा और 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, हासिल आई 1 यहाँ पे और 3 चक्का 18। तो ये हो गया 16 और 16 दूनी 32। x बराबर हमारा यहाँ पर कितना निकला, 32। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इस काम से दोगुने काम को, मतलब ये जो काम किया गया है उससे दोगुने काम को अगर 10 घंटे प्रतिदिन की स्पीड से वो करता है तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें यहाँ पे इसका दोगुना पूछ रहा है तो दोगुना निकालना है। तो इसीलिए हम एवं दोगुने काम बराबर 32 गुणे 2, क्योंकि ये दोगुना काम पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो भी दिन निकला उसका 2 के साथ उसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 64 दिन। अतः 30 मजदूर इस काम के दोगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 64 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ये हमारा 12 और 14 क्वेश्चन हो गया। आगे हम देखते हैं 15वां से लेकर के 19 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को मैं आपको समझा देती हूँ और 16 क्वेश्चन यहाँ पे उदाहरण नंबर सेम 16 के जैसे बनेगा, उदाहरण 16 के जैसे, तो आप इसे बना लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17वां क्वेश्चन, तो ये भी सेम उसी के जैसे बनेगा और 18 भी उसी के जैसे बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे 15वां क्वेश्चन और 19वां क्वेश्चन को बताती हूँ। तो 15 क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में
बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में तथा ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। फिर से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो हम यहाँ पे फिर से एक्स मान लेते हैं। आगे देखते हैं, माना कि ए अकेले उस काम को एक्स दिन में पूरा करेगा, तो ए और बी 24 दिन में कितने काम कर रहे हैं, कुल मिला के एक काम। तब एक दिन में कितने करेंगे, 1/24 काम। यहाँ पे 24 इधर था, उसे पक्षांतर किया तो ये भाग में आ गया। तो ए और बी 24 दिन में एक काम को करते हैं, तो एक दिन में वो 1/24 काम करेंगे। ये कुल मिला के दोनों 1/24 काम करते हैं और ए अकेले एक्स काम करता है। तो जो दोनों काम कर रहे हैं उसमें हम लोग केवल एक मतलब ए का घटाएंगे, तब हमें बी का अकेले का निकलेगा। तो अकेले बी एक दिन में उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे दोनों जो काम कर रहे हैं उसमें एक जो काम कर रहे हैं उसको हम घटाएंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। तो 1/24 माइनस एक्स हमने यहाँ पर ले लिया। इसी प्रकार क्या है, बी और सी मिलकर 18 दिन में एक काम करते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/18 काम। तो अकेले सी उस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब दोनों तो 1/18 काम करते हैं एक दिन में, तो फिर सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। बी का अकेले का काम हमें यहाँ पे ज्ञात हो चुका है, तो दोनों जो काम करते हैं उसमें हम बी के काम को फिर से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तब हमें फिर से सी का अकेले का काम, अकेले का एक दिन में जो काम करता है वो पता चल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ए और सी मिलकर 12 दिन में एक काम करते हैं और एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 1/12 काम। तो अकेले ए एक दिन में कितना करेगा, तो यहाँ पर फिर से सी का मान हमें निकल चुका है और फिर दोनों मिलकर 1/12 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर जितना भी करते हैं उसमें अगर हम सी का घटाते हैं तो ए का अकेले एक दिन में जो भी वो काम करता है उसका मान निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों जो काम करते हैं उसमें सी का मान घटा दिया और फिर ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ए का मान कितना निकला है, एक तो ए का मान ये निकला है और एक तो हम ए अकेले उस काम को एक्स दिन में पूरा करेगा, मतलब ए का क्या माने थे हम लोग, एक्स माने थे, और यहाँ पे हमारा ये निकला। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम दोनों को बराबर में कर लेंगे। अतः यहाँ पर x बराबर 1/12 माइनस कोष्टक 1/18 माइनस कोष्टक 1 - 24 माइनस x कोष्टक बंद, ये हो गया। अब यहाँ पे x बराबर 1/12 कोष्टक हम ओपन कर देंगे, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/24 माइनस x ये वही रहेगा। तो यह हमारा निकल गया। यहाँ पे माइनस एक्स को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो अब ये प्लस एक्स में आ जाएगा। यहाँ पे 12, 18 और 24 का हम लसा निकालेंगे तो ये 72 आएगा। 12 छक्का 72 और 6 एकम 6 तो 6 माइनस 18 चौक 72, 4 एकम 4 तो ये 4 और 24 दिया 72 तो 3 एकम 3, ये आ गया हमारा। x और x को जोड़ेंगे तो 2x और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 - 4 ये हो गया। 2x बराबर 9 में 4 घटाएंगे तो 5/72 आएगा। फिर x बराबर ये हमारा 2/1 था, ये उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 5 एकम 5 और 72 दूनी 144। x बराबर कितना हुआ, 5/144 काम। तो यहाँ पे a 5/44 काम को एक दिन में पूरा करता है, तब वो एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो 144/5 दिन। अब जब हम इसको भाग करेंगे तो 5 144, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो ये 10 और ये 4 की 4 4, 5 अट्ठे 40, ये 40 और ये 4। तो इस प्रकार से जब हम इसे भाग करेंगे तो इसे कैसे लिखा जाता है, 5 सही 28 सॉरी 28 सही 4/5। तो इसी प्रकार से हमने इसे यहाँ पे लिखा हुआ है 28 सही 4/5। इसे इसी प्रकार लिखा जाता है 28 सही 4/5। यह हमारा जो दिन निकला है यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19।
इसमें हमें क्या कहा गया है, 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। मतलब दोनों कुल मिला के 6 घंटे में पूरा भर लेते हैं और एक नल को खोलने पर वो 10 घंटे में भर लेता है। दोनों जब 6 घंटे में भर लेते हैं और एक 10 घंटे में भरता है तो दूसरा कितने घंटे में भरेगा, ऐसा मेन क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है या क्या दिया गया है कि दोनों नल 6 घंटे में भरते हैं एक टंकी को, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 टंकी को। मतलब यहाँ पे जो हम पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो 1/6 टंकी होगा। अब यदि एक 10 घंटे में भरता है एक टंकी को, 10 घंटे में वो एक टंकी को भरा, तो 1 घंटे में कितने टंकी को भरेगा, 1/10 टंकी को। अब माना कि दूसरा नल खोलने में टंकी भरने में x समय लगेगा, मतलब दोनों ने कुल मिला के 1/6 टंकी को भरा, एक को अगर खोला तो वो सिर्फ 1/10 टंकी को भर पाया, तो दूसरा कितना भरेगा, तो दूसरा नल 1 घंटे में दोनों को भरने में जितना, मतलब दोनों इतना भर लेते हैं 1/6 टंकी को, और एक भरने में 1/10 टंकी को ही भर पाता है एक अकेले। तो जब हम दोनों के भरने में एक के भरने को घटाएंगे तब हमें दूसरे नल की पता चलेगा कि वो 1 घंटे में कितना भरता है। जैसे कि सेम वही है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि ये 2 नल है जिसके पास जितने भी पानी है, अब उसमें से जितना भी टंकी में पानी है, अब उसमें से वो दोनों भर लेते हैं, बहुत सारा पूरा पानी को फुल कर देते हैं दोनों नल 1 घंटे में। अब अगर सिर्फ एक ही नल को चालू करूँ तो वो आधा भरता है, और फिर दूसरे नल को चालू करूँगी तो फिर वो पूरा भर देगा, लेकिन दोनों नल आधा आधा भरेंगे तभी तो 1 घंटे में पूरा भराया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे दोनों जो भरते हैं पूरा 1/6 टंकी, और उसमें से एक अकेले 1/10 घंटे को भरता है, तो दूसरा 1 घंटे में कितना भरेगा उसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और फिर यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, 10 एकम 10, 6 एकम 6, और ये 10 छक्का 60, 10 में 6 घटाने पर 4, और ये 60 ही रहेगा, 4 एकम 4 और 15 चौक 60, तो ये क्या आएगा, जैसे 4 एकम यहाँ पे घटा देती हूँ मैं, 4 एकम 4 और 15 चौक 60, तो ये 1/15 टंकी। तो यदि दूसरा नल 1/15 टंकी को भरता है तो 1 दिन में, तो एक टंकी को कितने दिन में भरेगा, 15 दिन में। यहाँ पे ये फिर से पक्षांतर हो जाएगा, 15 एकम 15, ये 15 दिन आ गया। तो दूसरा नल, अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। तो इसी प्रकार से हमें सभी क्वेश्चन को बना लेना है। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन सेम हैं, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमें बताएं, हम आपको इसे और अच्छे से बना के भेजेंगे। धन्यवाद।